उधर सांबर है, इधर टाइगर। सांबर अच्छा, उधर से कॉल आ रही है। कोला जी। हाँ हाँ ये अलार्म कॉल होती है। ये हाँ। हो सकता है टाइगर दरी उतरेंगे जब आगे सांबर है ना। लेकिन टाइगर है और ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एनिमल है। लाइफ में हम सभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करते हैं जिसके पीछे समझदारी भरा कारण नहीं होता। हम सभी कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को या कुछ जगहों को ज़्यादा प्यार करते हैं और कुछ को कम। और पता नहीं ऐसा क्यों है। शायद इसका कारण यही है कि ज़िंदगी में हर चीज़ दिमाग से नहीं की जाती, कुछ जगह दिल की भी सुननी पड़ती है। इस बात में कोई शक नहीं कि दिमाग हमारी लाइफ का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। दिमाग ही है जो हमें सफल बनाता है, हमें कामयाबी की तरफ ले जाता है और हमें संभाल के रखता है। लेकिन फिर भगवान ने हमें दिल क्यों दिया? एहसास करने के लिए। ऐसा एहसास जिसका न सर न पैर, पर फिर भी करने में दिल को सुकून मिलता है। तो बस उसी सुकून की तलाश में एक बार फिर हम आ गए सवाई माधोपुर की सड़कों पर। हर इंसान में एक पागलपन होता है और हमारे पागलपन का नाम है रणथंभौर, द लैंड ऑफ टाइगर्स। दोपहर के करीब 1:30 बजे हम अपने होटल से सफारी के लिए निकले, क्योंकि पूरे साल में इतनी कम सफारी लेने को मिलती है कि हम एक्साइटमेंट में पहले से ही शिल्पग्राम ऑफिस पहुंच जाते हैं। अगर हम अपनी कार से रणथंभौर जाते हैं तो सीधा शिल्पग्राम ऑफिस से खुद परमिट रिलीज करवाते हैं, लेकिन अगर ट्रेन से जाते हैं तो सीधा होटल पे अपनी जीप बुलवा लेते हैं। लगभग 1:45 के आसपास हम रणथंभौर प्रीमियम जोन के मेन गेट पे पहुंच गए। इस गेट से हमारे साथ 2 और लोग सफारी में जुड़े। वो एक बुजुर्ग कपल था जिनके साथ सफारी करने में हमें बहुत मजा आया। अगर आप भी जोन 1 से 5 में सफारी करते हैं तो आपको इसी गेट से जंगल में एंट्री करनी होगी। ये गेट रणथंभौर के प्रीमियम जोन्स का मुख्य द्वार है। पार्क के इस मेन गेट पे आपका गाइड रजिस्टर में जीप की एंट्री करेगा। इस गेट पे आपकी आईडी चेक नहीं की जाएगी। जब आप अपने जोन के गेट तक पहुंच जाएंगे, वहां आपको अपनी आईडी दिखानी होगी। इस गेट पे आपको बायनोकुलर्स, चश्मा, टोपी या स्कार्फ खरीद सकते हैं, ताकि आपको सफारी के टाइम पे
धूल या धूप वगैरह ना लगे। अब जब हम इस गेट पे हैं ही, तो मैं आपको भारत में बाघ के संरक्षण की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता हूँ। यहाँ की बहुत मशहूर बाघिन सुल्ताना अक्सर रणथंभौर किले की मेन रोड पे दिखती रहती है। वो जोन नंबर 1 और जोन नंबर 2 में पाई जाती है और कई बार लोगों ने उसको इसी रास्ते में देखा है। उसने हाल ही में 2 नन्हे शावकों को जन्म दिया था। कुछ दिन पहले जब पार्क खुला हुआ था तो वह अपने शावकों के साथ इसी सड़क पर बैठी थी, और क्योंकि वो सड़क पर बैठे थे, इस मेन गेट को बंद कर दिया गया। वन विभाग द्वारा एक भी वाहन को पार्क में ना घुसने देने की वजह से 1.5 घंटे तक 100 से ऊपर गाड़ियां यहीं इंतजार करती रहीं। कितनी खुशी की बात है ना कि वन विभाग अपना पूरा ध्यान बाघ के संरक्षण पे लगाता है, और बात जब बाघ के बच्चों की हो तो वन विभाग कोई भी जोखिम नहीं उठाता। दुख की बात यह है कि कुछ दिनों बाद उसके एक बच्चे ने इस किले की दीवार से गिर के अपनी जान खो दी। बताया तो ये भी गया था कि पानी में गिरने पर मगरमच्छों ने उसे खा भी लिया। अपने नन्हे से बच्चे को खोना किसी भी माँ के लिए आसान नहीं है, मगर सुल्ताना के पास अभी एक बच्चा बाकी था जिसे उसे जंगल के खतरों से बचाना था। जब भी हम जंगलों में जाते हैं तो हमेशा यही कहते हैं, वाह क्या लाइफ है टाइगर की, दिन भर सोता है और आराम करता है। लेकिन ये सच नहीं है। बाघों ने इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष किया है। भारत के वन विभाग को कड़े दिल से धन्यवाद है कि हमारे पास अभी भी बाघ हैं, लेकिन अब हमारे बाघों को अलग अलग खतरों से बचाने की सख्त ज़रूरत है। चलिए सफारी में आगे बढ़ते हैं। हमारी इस सफारी के गाइड रफ़ीक जी थे, जो रणथंभौर में गाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। वे रणथंभौर का इतिहास, यहाँ के बाघों के किस्से और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की तरक्की के बारे में इतने उत्साहित थे कि पूरे रास्ते उन्होंने हमें बहुत बिजी रखा। चलिए कुछ बातें आपको भी सुनाते हैं उनकी। Rajiv Gandhi was the Prime Minister of the country. He just came in Ranthambore for 7 days. He stayed at a place called Jogi Mahal on that zone number 3. There was no electricity, nothing at all. But he was published in media. Zone 2, Zone 4 and 5. And total zone is 10, 1 to 10. But 1 to 6, that is a premium part. Premium part, that means that is the older part of Ranthambore. 7 to 10, that is the, used by the different Maharajas. Little part belongs to the Nawab of Town. Little part belongs to the Maharaja of the Karoli. So that time they have their own forest, so they kill their tigers. But tiger doesn't know the tigers are highly mobile anymore. So tigers used to migrate from here to the Karoli, or from here to the part of the top Nawabs belong to the tigers. So they used to shoot the tigers a lot. And all the tigers in Ranthambore equal by numbers, number which is helping for census. By name, because when you see the tigers, when you observe, each tiger they have different face marking, different style. It's very complicated, but we can recognize some of the tigers by name. According to the census, we are 80 plus tigers. Yeah. But tigers are good numbers, but the park is quite big. The whole area of the park is 1700 hectares. So what we do, we divide into 2 parts. One is called tourism zone, and second one we call the non-tourism zone. In non-tourism zone, that is the 80% part of the park we just keep for the conservation. Only the 20% part of the park we offer for tourism, and that is a non-premium part. But tigers are everywhere. What we did, the government of the Rajasthan, the forest department, they designed the zone according to the tiger territory. So each zone there are 2-3 tigers are living in there. Today where we are going, that is one of the highest density of the tiger. Zone 2. I said the tiger yesterday afternoon. There is one tigress or one tiger. They were mating. They were hiding in the bush. But we will try for it. We are very optimistic. We are very positive. Inshallah we will see it. And in local jeep, some tigers. No, tigers doesn't come on the jeep, because we know the behavior of tigers. If the tigers like whenever we see the abnormal behavior, we try to make a disturbance. It's never happened, but we have to be careful on it.
So we have to be quiet. Yeah, I mean, we have to be quiet, and while driving, it's a bit bumpy as well. So please always hold tight. And some branches leaning on the road, they belong to the acacia trees. They're having a thorn, so don't touch with the hand. Try to avoid it. Okay. And if you want to ask anything regarding Ranthambore, tigers, flora, fauna, you feel free to ask. Please. Thank you. और इसी के साथ हमने रणथंभौर के जोन 2 में एंट्री की। जब भी आप जोन 2 में सफारी करते हैं तो शुरुआती 10 से 15 मिनट तो जंगल के अंदर पहुंचने में ही लग जाते हैं। जोन 2 जो है वो रणथंभौर किले के पीछे बना हुआ है, इसलिए इस इलाके में घना जंगल और पथरीला रास्ता है और इस रास्ते पे आपको जानवरों के दिखने के चांसेस भी कम हैं। ऐसा नहीं है कि दिख ही नहीं सकते, पर आम तौर पे जंगल का असली मज़ा लेने के लिए आपको और अंदर तक जाना पड़ता है। करीब 10 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद आप इस किले के पुराने दरवाजे के पास पहुंचेंगे और एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं तो आपकी जोन 2 के जंगल सफारी की शुरुआत हो जाती है। अब हमारे लिए इस जोन में ये हमारी पहली सफारी थी, इसलिए हमें सब कुछ नया सा लग रहा था और इसलिए हमारा मन था कि हम हर एक जगह रुक के वीडियो बना लें। और सबसे पहले जो जानवर दिखे वो थे ये सांबर हिरन, जो मस्त धूप में घास चर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना थोड़ा इंतज़ार करके अच्छे शॉट्स बना लें। हमारे ठीक पीछे एक जीप थी जो बहुत बेचैन हो रही थी कि हम उनका रास्ता रोक के अपने शॉट्स बना रहे हैं। उन्होंने हमें उन्हें रास्ता देने के लिए भी कहा, लेकिन हमारे गाइड ने उनसे 2 मिनट की मोहलत मांगी और इन 2 मिनटों में हमने इस प्यारे नन्हे सांबर हिरन के बच्चे के कुछ शॉट्स बना लिए। इस फ्रेम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये बच्चा यहाँ अकेला है, लेकिन सच ये है कि पास में लगभग 40 से 60 हिरन और भी थे। वे अकेला जंगल के बीचों बीच इसलिए आराम से पानी पी रहा है क्योंकि चारों तरफ से उसके झुंड के बड़े हिरन उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। खाने के मामले में सांबर हिरन बिल्कुल भी नाटक नहीं करते। ये फल फूल से लेके घास फूस तक, सब्जियों और शाखाओं से लेके पत्तों तक सब कुछ खा सकते हैं। क्योंकि ये बाघों का पसंदीदा शिकार में से एक हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या का बाघों की आबादी पर सीधा असर पड़ता है। इससे पहले कि हमारे पीछे की जीप उनका रास्ता रोकने के लिए हमें गालियां देना शुरू कर दे, हम आगे बढ़ गए। हमारा अगला स्टॉप था एक वाटर होल, जहां आम तौर पर दिन के दौरान जानवरों को ढूंढना आसान होता है और हमें मिले बड़े बड़े मगरमच्छ। क्योंकि हमारे गाइड रफीक जी इतने एक्सपीरियंस थे, वो चाहते थे कि हम इस सफारी में पूरे जंगल का मज़ा लें। वो बाघ को ढूंढने की कोशिश तो कर ही रहे थे, पर साथ ही हमें इस जोन के हर फेमस स्पॉट भी दिखा रहे थे। रणथंभौर में इस समय सारे जोन्स मिलाकर लगभग 400 से अधिक मगरमच्छ हैं। ज़्यादातर मगरमच्छ जोन 3 में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पानी के तालाब बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ अन्य जोन्स ऐसे भी हैं जिसमें मगरमच्छ की संख्या अच्छी है। हमने रणथंभौर में जोन 1 से लेकर 6 तक में सब में मगरमच्छ देखे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो हमने इस बड़े मेल सांबर हिरन को आराम करते हुए देखा। हमसे सिर्फ 5 मीटर की दूरी पे मस्त बैठा था। और जब आप ऐसे जानवरों को करीब से देखते हैं ना, तो आपको उनके असली साइज़ का अंदाज़ा लगता है। एशिया में सबसे बड़े हिरन होते हैं ये सांबर, और बड़े वाले तो 400 से 500 किलोग्राम तक भी हो सकते हैं, और कुछ के तो सिर्फ सींग 40 इंच तक बढ़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद हम उस एरिया में पहुंच गए जहां हमारे गाइड ने एक दिन पहले
2 बाघों को एक साथ देखा था। खड़े होके हमारे गाइड ने पहाड़ी का एक स्कैन भी लिया। पार्क के इस तरफ बाघों को खोजने में समस्या ये है कि यहाँ खुली घास का मैदान नहीं है, बल्कि एक पहाड़ी है। तो अगर बाघ चट्टानों या झाड़ियों के पीछे आराम कर रहे हैं तो उन्हें देखना बहुत मुश्किल है। गाइड का ऐसा मानना था कि क्योंकि दोनों बाघ मेटिंग सीजन में थे तो ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, लेकिन एक समस्या इसकी ये थी कि बाघ मेटिंग के समय ज़्यादा एरिया नहीं बदलते। तो अगर वो किसी चट्टान या पहाड़ के पीछे हैं जहाँ जीप नहीं जा सकती तो उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। चले सर बैठिए। ये सुबह की मदन भाई जब बाकी ड्राइवर्स और गाइड्स के साथ चर्चा की तो ये पता चला कि दोनों बाघ पहाड़ी से नीचे आए थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि वे किस तरफ गए थे। तो हमने सोचा क्यों ना पानी के पास आके देखें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी हमें लगा शायद बाघ पानी में आराम कर रहे हों। तो कुछ 100 मीटर की दूरी पर हम इस वाटर होल के पास आ गए। पानी के पास की मिट्टी थोड़ी नरम होती है और बाघ वहाँ चलता है तो पगमार्क साफ साफ दिखाई देते हैं। इस तरफ तो कोई निशान नहीं थे, तो हमें लगा शायद बाघ दूसरी तरफ या पानी के अंदर हो सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि किसी अलार्म कॉल या मूवमेंट के लिए यहीं पेड़ के नीचे थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ रुके तो हमें यहाँ पानी के पास ये सुंदर चित्तल हिरन मिला। जब भी आप किसी जानवर को पानी के पास देखें तो हमेशा उसके दिलचस्प शॉट्स बनाने की कोशिश करें, जैसे कि पानी में शैडो या पानी को पीते हुए या कुछ भी और। अगर सनलाइट अच्छी है और जानवर सही जगह खड़ा है तो पानी में एक क्लियर रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। हम भी ऐसा ही कुछ करना चाह रहे थे। अब क्योंकि इस सफारी में हमारा ज़्यादा समय बाघ के इंतज़ार में गया, बहुत ज़रूरी था कि हम अपने गाइड से जंगल की दिलचस्प बातें करें, और बातें करते करते समय का पता ही नहीं लगा। हमारे गाइड मिस्टर रफ़ीक जी ने हमें जंगल की बहुत सी कहानियों के बारे में बताया। चलिए सुनते हैं कुछ जंगल के किस्से हमारे एक्सपीरियंस्ड गाइड से। और ये किस्से सिर्फ रणथंभौर के ही टाइगर्स के नहीं थे, बल्कि भारत के और नेशनल पार्क्स के टाइगर्स के भी थे। If you heard about 2019 or 19, the fight. You see the Rocky Meow, 57, 58. And after that was the day, and after he loses his confidence, he immediately have to leave that place.
And generally the male tigers who are the dominant, he never give up very easily. But the 57 have given very easily for that area to the Rocky male. What's the reason? Rocky is bigger. Rocky is it's not, I don't think it's bigger, but the area which is they were matting, that area doesn't belong to the Rocky, it doesn't belong to the Jumbo. That area was belong to the Kumba. And Kumba used to be one of the most dominant male tiger in that area. And Kumba is only the tiger who kept the territory for a long time. I mean, that is exceptional in the wild. Generally, the tigers can keep the territory maximum 3 to 4 years. That tigers, Kumba and one more tigers in Bandha called B2. Peter, okay. Who kept the territory for the long time, the Chakradhar area and all. Yeah. Exactly the same thing, the Kumba kept the territory for almost 8 years in one place. So Kumba was one of the most strongest tiger, but tiger doesn't try to avoid the fight. So that was the reason Kumba started to leave slightly the zone toward the 10 area. Okay. So now he's rarely seen. Now we can see the zone till now. Okay. So that time he left, he came back here, and after that, you know what happened? Noor, she having 3 daughters, which is belong to the Jumbo, 57. After she was shifted from here to the, unfortunately, MTR, Mukandra Tiger Reserve, and she died. Yeah. Sultana and Noori. Noori is one of the dominant tiger right now. She pushed Noor off. Yeah. So I can say she is one of the most dominant tigers of Ranthambore right now. She kept the better part now. So he decided to leave the dead area because both daughters belong to the Jumbo. So generally tigers also avoid the genes. Okay. Mating with the same Mating with genes. the same, yeah. So he just went back the area which is belong to the Chanda. Chanda is a tiger is called T63, which is belong to the first letter of Krishna. Okay. Chanda, Suraj and Akash. Suraj died. Even Akash also missing from last almost 1.5 years. Akash was in 5. Akash was in 564. Suraj was 65, who had died in a water hole in Lapur area. And Chanda, she's living in this area. We've been already that area. That area belonged to Chanda. And now again, day before, it's like a new twist. 101 came here and 57 came the last night. And T60, she cannot decide either she have to live with the Jumbo or she have to live with the Badal. Because Noori come up to this area. This is the starting area of the Noori. Okay. So Noori is one of the most powerful tigers right now. Okay. And Ladli's litter is also fathered by Kumba. Yeah, Ladli litter is also fathered by the Kumbaya. Did you also hear the fight of Viru and Fateh? Like here, because I heard villagers heard the... No, the last litter was belonged to the Rocky male. Okay. The Ladli, one with the... Yeah, the all three, the 128, 127, 128, 129. Okay. They all belong to the Rocky male. Okay. First litter belonged to the Kumba. Kumba, okay. Sundri. She went in that area. So that is a non-tourism part. But Krishna Arrowhead is getting, I mean, day by day is getting upset because there's 3 different valleys coming now. But I'm hoping the Badal can be better, dominant male of the, we call it like, kind of the Tarai areas, hill areas. Yeah. But she have to decide either she have to leave this way or she have to leave that way. If she will decide from this way, then she will never go to the lake area. Yeah. Till the Riddhi will dominate in this area. Is Riddhi expected to have cubs soon? Let's see, she met thrice with the Badal. And Badal is, Yodha is showing dominancy all the time on the zone 3, growling, roar, try to leave the lake areas near the palace ruins. Okay. I mean, even last, but the February is the last one, which is after February we can tell East Tigers territory who are living in the permanent area. Because Yodha is still, generally tigers, they mark the territory, they make their own trail, but still they are making very different trail.
So let's see, we'll wait for 15-20 days. Okay. After that, we can decide which is the better or who is the dominant in these areas. So currently Noori is. Noori, I can say she's one of the most dominant. That's why she's having a 3 cups, no? Okay, yeah. She'll live in a zone 2, she'll live in a zone 1 also. She's quite old also, 6-7. Noori, no. Noori is one of the oldest one. Noori is a young tiger. She'll give the first time debut, no? Okay. They are hiding in this area. कुछ देर इंतज़ार करने के बाद हमें लगा कि शायद बाघ इस एरिया को छोड़कर दूसरी तरफ चले गए होंगे। इसलिए हम आगे बढ़े और एक दूसरे बाग के एरिया में आ गए। रणथंभौर के जोन 2, 3 और 4 इतने ज़्यादा हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर्स वाले हैं कि यहाँ के एक ही जोन में बहुत से टाइगर्स की टेरिटरी ओवरलैप करती है। इसलिए अगर एक बाघ ना मिले तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा या तीसरा भी मिल सकता है। अगर मैं 2019 में अपनी एक सफारी की बात करूं, तो जोन 6 में सिर्फ 2 घंटे में एक ही सफारी में हमने 5 अलग अलग बाघ देखे थे, और उनमें से 4 तो एक दूसरे से लगभग सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर थे। अब क्योंकि बाघों की संख्या बढ़ती जा रही है और जंगल छोटे होते जा रहे हैं, इन बाघों को अपने बचाव के लिए साथ में रहने के लिए विकसित होना ही होगा। देखो, बाघ एक साथ तो नहीं रह सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा कम लड़ सकते हैं और एक दूसरे के रास्ते पे आमना सामना अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जब इंसान चीज़ों को सुधारने में असफल होता है, तो प्रकृति कमान अपने हाथों में ले लेती है। सफारी ख़त्म होने के करीब 45 मिनट पहले हम एग्ज़िट गेट की तरफ बढ़ने लगे, और अपने रास्ते में हमने दूर से एक जीप को इंतज़ार करते देखा। ऐसा लगा कि शायद उन्हें कुछ जानकारी थी जो वो हमारे साथ शेयर करें और हमें बाघ दिख जाए। और क्योंकि ये शाम का समय था, तो टाइगर मूवमेंट का प्राइम टाइम था, इसलिए हमारी भी उम्मीदें थोड़ी बढ़ गई थी। जब हम वहाँ पहुँचे और उनसे पूछा, तो पता चला कि पास के कुछ चित्तल हिरन कॉल कर रहे हैं। वो 20 मिनट से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने हमें यहाँ रुकने के लिए कहा और वो खुद आगे की ओर चले गए। ये सांबर हिरन भी सतर्क लग रहा था, और सांबर हिरन एक बाघ को ट्रैक करने के लिए सबसे भरोसेमंद जानवर है। ऐसा माना जाता है कि सांबर ज़्यादा देख नहीं सकता, और इसलिए वो केवल तभी कॉल करता है जब वास्तव में एक बाघ को अपनी आंखों से देखता है। लेकिन ये सब हिरन बाघ को देखकर कॉल नहीं लगा रहे थे, बल्कि इस अनोखे जानवर के लिए लगा रहे थे। क्या आपको दूर जंगल में एक काली सी परछाई दिखाई दे रही है? धीरे धीरे परछाई तेज़ होती गई और हमारे पास आने लगी, और ये है रणथंभौर का एक एक्सक्लूसिव वाइल्ड एनिमल, स्लॉथ बेयर, यानी कि भालू। ये भालू दरअसल ऐसा जानवर नहीं है जिन्हें बहुत सारे सफारी वाले देख के खुश हों, लेकिन भालू बाघों की तुलना में और भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। आप अपने पूरे ट्रिप में रणथंभौर में कई बाघ देख सकते हैं, लेकिन अपने पूरे जीवन में आपको शायद 1 या 2 बार ही भालू दिखेगा, या शायद वो भी नहीं। भले ही स्लॉथ बेयर शाकाहारी होते हैं,
लेकिन वो कई बार बाघ को डराने के लिए भी जाने जाते हैं। जब बच्चों के साथ माँ होती है तो वो अपने आप को बड़ा और ताकतवर दिखाने के लिए अपने पिछले पैरों पे खड़ी होती है। हमारी बहुत इच्छा है कि एक बार जंगल में भालू और बाघ की मुठभेड़ देखें। और रही बाघ की बात, तो वो घात लगाकर शिकार करते हैं। वो सामने से भालू या किसी भी जानवर के पास नहीं जाते, लेकिन अगर वो भालू पर छुप के हमला करने में कामयाब हो जाएं, तो वो उन्हें आसानी से मार सकते हैं। भालू के बच्चे कई बार बाघ का शिकार बन जाते हैं। तो हमारा सफारी का समय ख़त्म हो रहा था और ये भालू काफ़ी दूर था। साथ ही पेड़ों की वजह से अच्छे शॉट्स बनाना मुश्किल हो रहा था। वे पास तो आ रहा था, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और हमें बाहर निकलना पड़ा। एक आखिरी बार उसने हमारी तरफ देखा और हमारी सफारी को यादगार बना दिया। ये हमारे जीवन का तीसरा भालू था जिसे हमने वाइल्ड में देखा, और बाघ की बात करें तो हमने 40 से अधिक बाघ देखे हुए हैं। हमारे गाइड और ड्राइवर बहुत कोऑपरेटिव थे कि हम भालू के अच्छे अच्छे शॉट्स ले पाए, वरना कुछ तो ऐसे होते हैं जो सफारी ख़त्म होने से आधा घंटा पहले ही जंगल के बाहर आ जाते हैं। तो रणथंबोर की ट्रिप को शुरू करने का ये मस्त एक्सपीरियंस था। जोन 2 में स्लॉथ बेयर और रफ़ीक जी से जंगल के मज़ेदार किस्से। अब हमारे पास 3 और सफारी थी, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो आगे देखने के लिए बहुत कुछ होगा। और फिर जब हम मेन गेट पर पहुँचे, जहाँ बाकी सभी जोन से सफारी करके जीप्स वापस आती हैं, तो हमें पता लगा कि जोन 1 को छोड़कर किसी भी जोन में किसी भी जीप को कोई साइटिंग नहीं हुई। जोन 1 में नूरी की साइटिंग हुई थी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि रणथंबोर में शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब एक भी टाइगर किसी भी जोन में ना दिखा हो। और नूरी ने रणथंबोर का नाम बचा लिया। हमें उम्मीद है कि आपको रणथंबोर के जोन 2 का ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा, और जब आप अगली बार इस जोन में जाएंगे तो पहले से कई रास्ते पहचान जाएंगे। ये वीडियो हम इंग्लिश में पहले बना चुके हैं। कोशिश यही रहेगी कि अब से हर जंगल का वीडियो दोनों लैंग्वेज में बनाएं, और आपका साथ रहा तो आगे चल के हमारी वीडियोस बहुत सी लैंग्वेजेस में बन सकती है। अभी के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और थोड़ा आराम करने के लिए अपने होटल वापस जाते हैं। हम जल्द ही रणथंबोर के और वीडियोस के साथ वापस आएंगे। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।